আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব এইবাৰৰ এই বাজেট অধিৱেশন। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হৈছে বাজেট অধিৱেশন। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব 2026-27 বৰ্ষৰ দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যোৱা এই ৰূপান্তৰমুখী কালছোৱাত मोर सरकार खोने 2026-27 बेंगलोर में हम वित्तीय बर्षर अंतर्वर्तीकालीन बाजेट খন উপস্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ মহান পুৰোধা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ শ্ৰী চৰণৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰণিপাত জনাইছো। গুৰু দুজনাৰ সৌম্য ভক্তি আৰু সামূহিক উত্থানৰ পবিত্ৰ বাণীয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অগ্ৰগামী যাত্ৰা সদায় আলোকিত কৰি আহিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মানৱতাবাদৰ এনে এটা তত্ত্বক বিশ্বাস কৰিছিল যি মনুষ্য প্ৰেমৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ সমস্ত প্ৰাণীক প্ৰেম আৰু উদাৰতাৰ ভাৱেৰে সমাহিত কৰিছিল। তেৰাই এই তত্ত্বৰ জৰিয়তে মানুহৰ আত্মচেতনা জাগ্ৰত কৰিবলৈ কৈছে। সমস্ত প্ৰাণীক দেখিবেক আত্মসম উপায় মধ্যত ইটো অতি মুখ্যতম। সমগ্ৰ জীৱ আৰু উদ্ভিদক পৰম ব্ৰহ্মাৰে অংশ বুলি গণ্য কৰিবলৈ আহ্বান জনাই গুৰুজনাই কৈছে, কুকুৰ শৃগাল গৰ্ধভৰ আত্মৰাম জানিয়া হবাকো পৰি কৰিব প্ৰণাম। এই জনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিশ্বজনীন মানৱ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ আদৰ্শক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ সৰ্ব গুণাকৰ গুৰুজনলৈ প্ৰণিপাত জনাই কৈছে, হৰি ভক্তি দান দিয়া জগতক তৰিলা হংকাৰ হিন্দু হে নয় কৃপাল হংকাৰ বিনাই নাহি নাহি আৰ বন্ধু। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এই দুয়োজনা মহাপুৰুষৰ আদৰ্শক স্মৰণ কৰি মই মোৰ বক্তৃতা আগবঢ়াব খুজিছোঁ। असम आज अपनी विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण दौर में है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव की शिक्षाओं से संपन्न और अद्भुत परिस्थितिक तथा मानवीय विविधताओं से भरी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमें शक्ति प्रदान करती है। यह विरासत केवल गर्व का कारण नहीं है बल्कि हमें मार्गदर्शन भी करती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वर्तमान चुनौतियों का आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच के साथ सामना करें और समझदारी, समावेशिता और दूरदर्शिता के साथ काम करें। असम की आत्मा हमेशा लगातार बदलाव और निरंतरता दोनों की अभिव्यक्ति प्रकट करती है। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का मानवतावादी दृष्टिकोण हमें यह सिखाती है कि हम करुणा, सद्भाव और मानवता को अपने सार्वजनिक जीवन तथा समाज सेवा में उत्सर्गित करें। इन्हीं मूल्यों के आधार पर मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य की नींव मजबूत करने और भविष्य की तैयारी को सक्षम बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया है। हमने मजबूत संस्थानों के निर्माण करने, अवसर बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से प्रबंधन करने पर जोर दिया है। ये सभी प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इसका मतलब है कि असम न केवल खुद विकसित होगा बल्कि पूरे भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी साझा जिम्मेदारी और दूरदर्शिता शासन की रूपरेखा के आधार पर मैं इस सम्मानित सदन के सामने सरकार के काम और प्राथमिकताओं का विवरण प्रस्तुत करता हूँ। स्थिरता से मजबूती पर असम का आर्थिक यात्रा। माननीय सदस्यगण, पिछले 5 वर्षों में मेरी सरकार ने असम की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक स्थिरता, बेहतर प्रशासन व्यवस्था और सार्वजनिक निवेश पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। इस अवधि के दौरान असम की आर्थिक प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बढ़ती गतिविधियों को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार असम देश के सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है।
प्लीज स्थिर मूल्य आधार पर वित्तीय Silent, वर्ष please. 2020 से 2025 के আসন লৈ बीच যাওক। राज्य নিজৰ का আসন सकल গ্ৰহণ घरेलू কৰক। उत्पाद Honorable member, নিজৰ 45% আসন গ্ৰহণ बढ़ा, কৰক। जो राष्ट्रीय औसत 29% से काफी अधिक है। मौजूदा कीमतों पर 2025-26 में असम का जीएसडीपी 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों में दुगुना से भी अधिक है। राज्य के वित्तीय अनुशासन और दक्षता में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2024-25 में बजट का लगभग 85% इस्तेमाल हुआ, यानी लगभग 1.43 लाख करोड़ रुपए का व्यय हुआ। राज्य का अपना राजस्व भी वर्ष 2021-22 के 16,003 करोड़ रुपए के मुताबिक 2024-25 में 23,729 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुआ, जिसका वृद्धि दर लगभग 48% है। पंजीकृत जीएसटी करदाताओं की संख्या लगभग 1.6 लाख से बढ़कर 2.35 लाख हुआ। असम FRBM नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं में रहा और राज्य का ऋण जीएसडीपी अनुपात लगभग 25% बना हुआ है, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। यह वित्तीय प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में हुआ। राज्य में वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। ऋण जमा अनुपात 2020 में 51% से बढ़कर 2025 में 72% तक पहुंचा। इसका मतलब उत्पादक क्षेत्रों, छोटे व्यवसायों, कृषि और स्वरोजगार गतिविधियों को बैंक और अन्य संस्थानों से ऋण आसानी से मिलने लगा है। यह असम की आर्थिक संभावनाओं में बढ़ते विश्वास और बैंकिंग सेवाओं की बेहतर पहुंच को दर्शाता है। इन प्रयासों से आय के स्तर में सुधार हुआ है। इसका मतलब अधिक लोग आर्थिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मेरी सरकार ने व्यापार को आसान बनाने, राजस्व प्रणाली को मजबूत करने और सरकारी खर्च समय पर करने पर ध्यान दिया है, ताकि असम निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन में इसे मजबूत किया है। असम की पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंचों पर भारत का निवेश गंतव्य दिखाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। यह राज्य की प्रगति, पारदर्शिता और आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम ने अपने आर्थिक आधार को मजबूत किया है। अब हम विनिर्माण सेवाओं, रसद और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए अवसरों का लाभ देने के लिए तैयार हैं। विकास का इंजन, रोजगार एवं उद्यमिता, उद्योग अवसंरचना और निवेश आधारित विकास। रोजगार सृजन पर मेरी सरकार ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वो 2021 से राज्य सरकार ने 1.56 लाख करोड़ सरकारी नौकरियां प्रदान करके अपना वादा निभाया है। असम ने नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रगति की है। अब असम एसडीजी इंडिया इंडेक्स में एस्पिरेंट स्तर से ऊपर बढ़कर फ्रंट रनर स्तर पर पहुंच गया है। यह राज्य की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरी सरकार ने रोजगार और नए व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से एक स्पष्ट योजना बनाई है। यह योजना युवाओं को मदद करती है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को मजबूत बनाती है, बड़े निवेश लाती है और असम एक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केंद्र बनने में मदद करती है। इस योजना का मुख्य हिस्सा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। इसके पहले चरण में 25,000 से अधिक शिक्षित युवाओं को शुरुआती वित्तीय सहायता की गई है। इसी सफलता के बाद दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसमें अब तक 1.06 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। यह असम में उद्यमिता बढ़ाने की इच्छा को दर्शाता है। नवाचार, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप नई पीढ़ी के असम के उत्प्रेरक नवाचार और नए व्यवसाय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इसके तहत असम में स्टार्टअप को समर्थन देने, उनके विकास के लिए असम इनोवेशन एवं स्टार्टअप फाउंडेशन की स्थापना की गई है। असम स्टार्टअप और इनोवेशन नीति 2025-30 स्टार्टअप मान्यता, इनक्यूबेशन, फंडिंग और बाजार पहुंच के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार करती है, जिसे IIT गुवाहाटी, IIM कलकत्ता और आई हब गुजरात के साथ साझेदारी के साथ पहुंच को
मिलान निवेश, बीसी जुड़ाव, गुवाहाटी में एक स्थानीय एजेंट नेटवर्क, असम वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से त्वरित सहायता के द्वारा मजबूत किया जा रहा है, जो असम को उत्तर पूर्व में एक बढ़ते नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास, मेरी सरकार औद्योगिक विकास और निवेश में बढ़ावा देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चला रही है। इसमें रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी शामिल है, जिसमें टाटा OSAT सुविधा, सेमी कंडक्टर लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप है। यह असम में हाईटेक विनिर्माण का नया रास्ता खोलता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर NRL के निवेश हुए हैं। शिखर सम्मेलन के 330 दिनों के भीतर 1.43 लाख करोड़ की 81 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। असम की औद्योगिक निवेश नीति 2019 के तहत 56 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है, जिससे 26,838 करोड़ से अधिक निवेश और 45,020 नौकरियों का सृजन हुआ है। MSME क्षेत्र के तहत उद्यम पंजीकरण 2020 में 10,000 से कम बढ़कर 2024 से 2.85 लाख से अधिक हो गया है और वर्तमान में असम में 12.75 लाख से अधिक MSME का घर है, जो 82 लाख से अधिक आजीविका का समर्थन करते हैं। ऋण प्रवाह में काफी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पिछले 4 वर्षों में लगभग 90,000 करोड़ वितरित किए गए हैं। PMEGP, PMFME और PM विश्वकर्मा सहित केंद्रीय कार्यक्रमों ने प्रशिक्षण, टूल किट और वित्त तक पहुंच के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों एवं सहायता समूहों और पारंपरिक कारीगरों को और मजबूत किया है। नाम रूप अमोनिया को और मजबूत कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। इन पहलों को सुदृढ़ करते हुए असम जन विश्वास विधेयक 2025 के माध्यम से 16 कानूनों में संशोधन कर छोटे अपराधों को अपराध मुक्त किया गया है और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में असम एस्पायर से फास्ट मूवर की श्रेणी में उत्पन्न हुआ है। भौतिक संपर्क क्षमता और शुद्धता को सशक्त बनाना। मेरी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भवन, सड़क और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े बदलाव किए। इन पहलों से स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, संस्कृति और प्रशासन जैसी सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही एक ऐसे टिकाऊ ढांचे बनाए जा रहे हैं जो असम के लंबे समय तक चलने वाले विकास में मदद करेंगे। युवाओं की क्षमता और सामाजिक एकता को विकसित करने में खेल एवं मनोरंजन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार पूरे राज्य में महत्वपूर्ण खेल और संरचना को बढ़ावा दे रही है। लगभग 380 करोड़ के निवेश के साथ आमिन गांव ओमन स्टेडियम और डिब्रूगढ़ में 238 करोड़ रुपए का खनकर मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक परियोजनाएं हैं, जो असम के खेल पारिस्थितिक तंत्र को उल्लेखनीय रूप में सशक्त करेगी। इसके अतिरिक्त 11 जिला स्टेडियमों का निर्माण कार्य वर्तमान जारी है, जिससे आधुनिक खेल सुविधाओं तक पहुंच व्यापक सुनिश्चित करेगी। पर्यावरण और जैव विविधताओं के क्षेत्र में गुवाहाटी असम राज्य चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान का लगभग 360 करोड़ रुपए तक पूरा करने का लक्ष्य है, जो संरक्षण, शिक्षा और पर्यावरण पर्यटन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है। प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण एवं लोक शिकायत निवारण। मार्च 2024 में असम राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग बनाया गया। यह आयोग सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं समय पर दी जाएं और यदि कोई अधिकारी काम में चूक करता है तो उस पर दंड लगाया जा सके। CPG RAMS मंच के माध्यम से शिकायत निवारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2025 के दौरान राज्य को 12,071
शिकायतें प्राप्त हुई और 9,686 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 80% निस्तारण दर प्राप्त हुई है। जनवरी 2025 में शिकायत निस्तारण की मात्रा के आधार पर असम ने राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया तथा शिकायत समाधान की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रतिक्रिया में 68% नागरिक संतुष्टि दर्ज की गई, जो अधिक उत्तरदायी प्रशासनिक संस्कृति को दर्शाती है। विधायी एवं कानूनी सेवाएं न्याय तक पहुंचाने की सुदृढ़ बनाना। वर्ष 2025 के दौरान विधायी विभाग ने 10 नए अधिनियमों के अधिनियम, 56 मौजूदा कानूनों में संशोधन तथा अप्रचलित विधियों के निरसन की प्रक्रिया को सुगम बनाया। चाय बगान क्लिनिकों, सैनिक कल्याण क्लिनिकों, ग्राम एवं जेल कानूनी सहायता केंद्रों के माध्यम से कानूनी सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार किया गया है। डिजिटल शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुधार। असम में नागरिक केंद्रित शासन एक महत्वपूर्ण आधार तकनीकी बन गई। सेवा सतत प्लेटफॉर्म अब 900 से अधिक सेवाओं को जोड़ चुका है और 2 करोड़ से ज्यादा आवेदन 90% की सफलता के दर के साथ निपटा चुका है। लोक सेवा अधिकार प्रणाली के तहत 1.28 लाख शिकायतों का बहुभाषी कॉल सेंटर के माध्यम से समाधान किया गया है। इस आधार को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार विश्व बैंक के सहयोग से 875 करोड़ की राशि के साथ असम गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम प्रारंभ कर रही है, जिसके अंतर्गत अंतर अधिकारियों के लिए एजेंटिक AI उपकरणों सहित सेवा सेतु 2.0 प्रारंभ किया गया। ई खजाना के माध्यम से डिजिटल राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया। डिजिटल राजस्व संग्रह 1.7 करोड़ से बढ़कर लगभग 23.98 करोड़ हो गया है, जबकि डिजिटल लेन देन का हिस्सा 6.8 से बढ़कर के 93% हो गया है। शासन सुधारों के साथ मेरी सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया एवं राहत उपायों को प्राथमिकता दी है।